हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के बारे में हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व, जो कि साइकोलॉजी का टॉपिक है। व्यक्तित्व सामान्य परिचय निम्नलिखित में से वाक्य में दिख स्थान की पूर्ति कीजिए। व्यक्तित्व क्या है? लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुकुट। व्यक्तित्व पर्सनालिटी एक शाब्दिक रूप लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ मुखौटा। व्यक्तित्व से तात्पर्य उन विशेष तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्तित्व और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेही व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसको अपूर्व संयोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी गई है G.W. ऑलपोर्ट के द्वारा। यह व्यक्तित्व में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशेष समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक विशेषता के संदर्भ में है? व्यक्तित्व के बारे में। G.W. ऑलपोर्ट द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश सम्मिलित नहीं है? व्यक्तित्व और विभिन्नता। व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। किसने व्याख्यायित किया है? तो वो किया है केटल ने। ऑलपोर्ट व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेही व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। मन व्यक्तित्व को व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार के तरीके को, रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं और कुशलताओं के सर्वाधिक विशिष्ट संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बिग्गी वहट व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। ड्रेवर व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के उस एकीकृत एवं गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। डैशील व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। आइजैक वातावरण एवं वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित व्यक्ति के वास्तविक अथवा संभावित व्यवहार प्रतिमानों का योग ही व्यक्तित्व है। केटल व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, इसके अंतर्गत शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार के रूप में ही इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अन्य होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। व्याख्या व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के शारीरिक व मनोवैज्ञानिक गुणों का समुच्चय। व्यक्तित्व के गुण के यह गुण अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। यह गुण किसी एक विशेष परिस्थिति में नहीं बल्कि अनेक बार प्रदर्शित होते हैं। यह गुण साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं इस अर्थ में गत्यात्मक होती है कि वे स्थिति के अनुसार परिवर्तित एवं अनुकूलनशील होती है। एक व्यक्ति में स्वस्थता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, अनासक्ति अथवा विलंघनता जैसे गुणों की प्रचुरता होती है। व्यक्तित्व के त्रिगुण वर्गीकरण के अनुसार ऐसे व्यक्तित्व किस प्रकार के होते हैं? सात्विक प्रकार के होते हैं। भारतीय चिकित्सकों फिजिशियन के अनुसार व्यक्ति के 3 अवयव पित्त, बाइल, वात, वायु और कफ, म्यूकस व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है। प्रकार सिद्धांत कहलाता है। त्रिगुण के आधार पर व्यक्तित्व को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। सात्विक ऐसे व्यक्तित्व में सत्व गुण की प्रधानता के कारण स्वस्थता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठा, अनासक्ति, विलंघनता, अनुशासन आदि गुण होते हैं। राजसिक ऐसे व्यक्तित्व में तीव्र क्रिया, इंद्रिया, तुष्टि की इच्छा, भौतिकवादी मानसिकता, असंतोष, दूसरों के प्रति असूया, ईर्ष्या आदि गुण होते हैं। तामसिक इसके अंतर्गत क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य, असहायता की भावना आदि गुण आते हैं। यह तीनों गुण व्यक्ति में भिन्न मात्रा में मौजूद होते हैं। ये किसी भी अथवा एक दूसरे गुण की प्रधानता व्यक्ति व्यवहार को प्रेरित करती है। भारत में प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता ने लोगों के वात, पित्त तथा कफ इन तीनों वर्गों में 3 ह्यूमरल तत्व त्रिदोष कहे किसके आधार पर वर्गीकृत किया है। जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रिया का विशिष्ट तीव्रता कहलाता है। तो वो कहलाता है स्वभाव। जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रिया का विशिष्ट तरीका, विशेषक शैली, गुण, व्यवहार करने का स्थिर सतत्व।
व विभिन्न तरीका स्ववर्ती किसी स्थिति विशेष में विशिष्ट तरीकों से प्रतिक्रिया करने की व्यक्ति की प्रवृत्ति। चरित्र नियमित रूप से घटित होने वाले व्यवहार का सम्मान प्रतिरूप। आदत व्यवहार करने का अत्यधिगत ढंग। मूल्य लक्ष्य और आदर्श जो महत्वपूर्ण उपलब्धि योग्य माने जाते हैं। व्यक्तित्व वर्गीकरण प्रारूप उपागम। व्यक्तित्व के विभेदन का वह प्रकार जो व्यक्ति की प्रेरित व्यवहारात्मक विशेषताओं के कुछ व्यापक स्वरूप का परिमाण कर मानव व्यक्तित्व को समझने का प्रयास कहलाता है। तो प्रारूप टाइप अप्रोच। प्रारूप उपागम, ठीक है। प्रारूप उपागम यह उपागम व्यक्ति के प्रेक्षित व्यवहार परक विशेषताओं के कुछ व्यापक स्वरूप का परीक्षण कर मानव व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास करता है। प्रत्येक व्यवहार परक स्वरूप किसी एक प्रकार को इंगित करता है जिसके अंतर्गत उस स्वरूप की व्यवहार परकता विशेषता में समानता के आधार पर व्यक्तियों को रखा जाता है। विशेषक उपागम यह विशिष्ट मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल देता है जिसके आधार पर व्यक्ति संगत और स्थिर रूप से भिन्न होते हैं। उदाहरणतः एक व्यक्ति कम शर्मीला हो सकता है जबकि दूसरा अधिक। एक व्यक्ति अधिक मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर सकता है जबकि दूसरा कम। यह शर्मीलापन और मैत्रीपूर्ण व्यवहार उन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके आधार पर व्यक्तियों में संबंधित व्यवहार परक गुणों या विशेषकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति की मात्रा का मूल्यांकन किया जा सकता है। अंतःक्रियात्मक उपागम स्थिति परक विशेषताएं हमारे व्यवहार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। लोग स्वतंत्र या आश्रित व्यवहार करेंगे, यह उनमें आंतरिक व्यक्तित्व विशेषता पर निर्भर नहीं करता है बल्कि इस पर निर्भर करता है कि किसी विशिष्ट स्थिति में बाह्य पुरस्कार अथवा खतरा उपलब्ध है या नहीं है। बाजार में, न्यायालय में अथवा पूजा स्थलों पर लोगों के व्यवहारों का परीक्षण कर स्थितियों के प्रति अप्रतिरोध्य प्रभाव को देखा जा सकता है। व्यक्तित्व के वर्गीकरण के प्रारूप उपागम है। तो वो सारे के सारे ये हैं। हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण, युग का वर्गीकरण, फ्रीडमैन व रोजेमैन का वर्गीकरण, शेल्डन का वर्गीकरण, क्रेशमेयर का वर्गीकरण। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, हिप्पोक्रेट्स ने किया है। हिप्पोक्रेट्स द्वारा वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशवादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहते हैं विषादग्रस्त, मेलेनकोलिक। हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण व्यक्तित्व का प्रथम प्रकारात्मक वर्गीकरण का ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह फ्लूइड्स अथवा ह्यूमर पर आधारित है। हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण कोलेरिक, पिलापित, चिड़चिड़ा व बेचैन स्वभाव, संवेगात्मक रूप से कमजोर परंतु शारीरिक रूप से शक्तिशाली कोपशील, सैंग्यूनिक रक्त, शारीरिक रूप से सबल और संवेगात्मक रूप से स्थिर, संतुलित, प्रसन्न और खुश मिजाज, उत्साह व आशावादी, मेलानकोलिक, कालापित, उदास एवं मंदित, निराशवादी, शक्तिहीन और दुखी, विवादी, संवेगात्मक और शारीरिक रूप से कमजोर, फेलेगेमेटिक, कफ, आनंदयुक्त एवं सुस्त, शांत, निष्क्रिय व भाव शून्य, विरक्त, संवेगात्मक रूप से सशक्त परंतु शारीरिक रूप से कमजोर। निम्न में से कौन सा शेल्डन द्वारा प्रयुक्त व्यक्तित्व के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? वर्गाकृतिक। एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लब्धकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है प्रारूप सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत। ठीक है। व्याख्या शेल्डन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ शेल्डन, इसे सोमेटोटाइप सिद्धांत भी कहा जाता है। एंडोमॉर्फिक, मोटे मृदुल गोलाकृतिक, शिथिल सामाजिक मिलनसार। एक्टोमॉर्फिक, पतले लंबे सुकुमार, कुशाग्र, वर्दी, कलात्मक व अंतर्मुखी। मिजोमॉर्फिक, मजबूत पेशीय समूह, आयताकृतिक, ऊर्ध्वस्व व साहसी। क्रेशमेयर के वर्गीकरण के अनुसार पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता होती है, छोटा कद व भारी शरीर। शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? क्रेशमेयर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेशमेयर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? दुर्बल। निम्नलिखित में से फर्स्ट सूची सेकंड का कोड सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन गलत होने के कारण इसे डिलीट किया जा सकता है, तो इसको हम व्याख्या के द्वारा देखेंगे। क्रेशमेयर का वर्गीकरण, पिकनिक टाइप, छोटा कद, गोलाकार, भारी शरीर, सामाजिक, खान पान के शौकीन, खुश मिजाज, साइक्लोइड, स्वभाव, उत्साह,
विषाद की संभावना, एस्थेनिक टाइप, लंबा कद, दुबला पतला शरीर, सामान्य से कम वजन, चिड़चिड़ा स्वभाव, सामाजिक उत्तरदायित्व से दूरी, सिजोइड, चित्त प्रकृति या स्वभाव, मनोविदालिता की संभावना, एथलेटिक, सुडौल, विकसित, गठीला शरीर, संतुलित कद, स्वभाव में न अधिक चंचलता न ही मंदन, आसानी से समायोजन का कौशल, सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है। डाइप्लास्टिक, ऐसे व्यक्तियों में उपयुक्त एक भी गुण नहीं मिलता बल्कि इनका मिलना जुला स्वरूप दृष्टिगत होता है। बहुमुखी विद्यार्थी अनुमुखी विद्यार्थी से किस विशेषता पर आधारित है? मजबूत भावनाएं, पसंद की नापसंद, मन ही मन में परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं व्यक्तिगत करता है। युग के वर्गीकरण के अनुसार जो व्यक्ति सामाजिक द्वंद्वों से पलायन करते हैं कहलाते हैं अंतर्मुखी। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? व्यक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरे पर उतारना। रेशनलाइजेशन, इंट्रोवर्ट, सेवा अपने में रहना। प्रोजेक्शन, अपनी गलती दूसरों पर डालना। रिग्रेशन, पुरानी आदतों में लौटना। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है अंतर्मुखी। व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया गया है। शेल्डन, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट और एक्सप्रोवर्ट, सामाजिक, खुश मिजाज और मिलनसार, आशावादी और यथार्थवादी, ऐसे व्यवसाय का चयन करने वाले जिनमें लोगों से प्रत्यक्ष अनुभव रखा जाए। अकेले रहना पसंद व आत्मकेंद्रितता का भाव, शर्मिला स्वभाव व सामाजिक द्वंद्वों से पलायन, रूढ़िवादी प्रकृति। ये सामाजिक जीवन में अधिक रुचि लेते हैं और समाज में सामंजस्य करने के लिए सदा सचेत रहते हैं। ये एकांत प्रिय, लज्जाशील व कम बोलने वाली प्रकृति के होते हैं। ये शांत, आशावादी व शीघ्र न घबराने वाली प्रकृति के होते हैं। ये अस्थिर स्वभाव वाले व शीघ्र घबरा जाने वाली प्रकृति के होते हैं। ये अपनी भावनाओं को आसानी से अभिव्यक्त कर देते हैं अर्थात ये चिंता मुक्त होते हैं। ये अपनी भावनाओं को अपने तक सीमित रखते हैं अर्थात ये चिंताग्रस्त होते हैं। ये व्यवहारिक जीवन में कुशल व असरवादी प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति अधिकतर सामाजिक, राजनेता, अभिनेता, खिलाड़ी आदि बनते हैं। ये अध्ययनशील और मननशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति आगे चलकर वैज्ञानिक, दार्शनिक, साहित्यकार और अन्वेषक बनते हैं। दबाव के प्रति प्रतिक्रिया करना, भावनाओं को अभिव्यक्त करना, भाव अभिव्यक्ति एवं भाव संप्रेषण की न्यूनता। क्रेशमर व शेल्डन का वर्गीकरण शारीरिक बनावट पर आधारित है जबकि युग का वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक गुणों पर आधारित है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक का आकलन है कि सभी लोग दोनों में से किसी एक श्रेणी में आए आवश्यक नहीं है। कुछ व्यक्तियों में दोनों प्रकार के गुण परिलक्षित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उभयमुखी कहा जाता है। तत्व विश्लेषण, फैक्टर एनालिसिस की विधि द्वारा अंतर्मुखी बहिर्मुखी परीक्षाओं द्वारा उपलब्ध परिणामों का अध्ययन करने पर गिलफर्ड ने 1940 ईस्वी में 5 प्रकार के कारक ज्ञात किए हैं। सामाजिक अंतर्मुखी, विचारक अंतर्मुखी, अवसादपूर्णता, डिप्रेशन, मनोदशा में परिवर्तन की प्रवृत्ति तथा मोजी प्रकृति। निम्न में से कौन सी कोरोनरी हृदय रोग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं? टाइप ए। फ्रीडमैन व रोजेनमैन के वर्गीकरण के अनुसार टाइप ए व्यक्तित्व वाले रोग अति रक्तदान और कोरोनरी रोग, CHD, कोरोनरी हार्ट डिजीज के प्रति संवेदनशील होते हैं। फ्रीडमैन व रोजेनमैन का वर्गीकरण टाइप ए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, धैर्य की कमी, समय की कमी, काम के बोझ से लदे रहना, निश्चित व मंद गति कार्य न कर पाना, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल आदि। टाइप बी संवेगात्मक रूप से स्थिर, शांत, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करने वाले, यथार्थवादी दृष्टिकोण। टाइप सी मॉरिस ने टाइप सी भी सुझाया है। सहयोगी, विनीत, धैर्यवान, ऐसे व्यक्ति अपने निषेधात्मक संवेग जैसे क्रोध का दमन करने वाले और आप्त के प्रति आज्ञा पालन का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे व्यक्ति कैंसर के प्रति संवेदनशील होते हैं। टाइप डी जिनमें टाइप सी की विशेषता का अभाव पाया जाता है, अवसाद के प्रति प्रवणता पाई जाती है। यह जोन डिनोलेट द्वारा सुझाया गया है। डी इक्वल्स टू डिस्ट्रेस्ड। कैनन के वर्गीकरण के अनुसार तीव्र लालसा व दूसरों पर प्रभुत्व जागने वाले कहलाते हैं हाइपरथायरॉयड। कैनन का वर्गीकरण कैनन ने गाढ़ी शून्य ग्रंथियों के स्त्रावों पर आधारित निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। हाइपरथायरॉयड, तीव्र लालसा वाले और दूसरों पर प्रभुत्व जमाने वाले। हाइपोथायरॉयड, सुस्त एवं मानसिक तौर पर मंद कामुकता की न्यूनता।
पिट्यूटरी टाइप हाइपर पिट्यूटरी प्रकार वाले कामुक विकसित शीघ्र शक्तिशाली मांसपेशियों व प्रबल मस्तिष्क हाइपो पिट्यूटरी प्रकार वाले मन नाटा आकार असंतुलित नेपोलियन डार्विन जूलियस सीजर इसी प्रकार के अंतर्गत आते हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स एड्रिनल हाइपर एक्टिव शक्तिवान स्थिर रहने का सारे शरीर पर बाल खाल मोटी बाल सूखे दांत बड़े। एड्रिनल हाइपो एक्टिव प्रकार के असंतुलित चिड़चिड़े संचार न्यून चेतमय व्यक्तित्व वाले पैराथायरॉयड झगड़ालू। गोनाड्स हाइपर एक्टिव अधिक आक्रमणकारी। गोनाड्स हाइपो एक्टिव झगड़ालू कला साहित्य एवं संगीत जैसे कार्यों में रुचि रखने वाले। स्पेंजर द्वारा व्यक्तित्व वर्गीकरण है थ्योरेटिकल है इकोनॉमिकल है सोशल। निम्न में से कौन सा स्पेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का कारण नहीं है? स्पेंजर वर्गीकरण जो है ना वो सिद्धांत थ्योरेटिकल है, इकोनॉमिकल है, एस्थेटिक है, सोशल है और पॉलिटिकल है, रिलीजियस है। सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्ति में रुचि लेने वाले, आर्थिक को धन जमा करने में रुचि लेने वाले, कलात्मक सौंदर्य पहलुओं में आनंद लेने वाले, सोशल अन्य लोगों के संपर्क में बढ़ाने वाले, राजनीतिक सत्ता के लिए प्रयत्नशील, धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाले। व्यक्तित्व वर्गीकरण विशेषक उपागम व्यक्तित्व के विशेष उपागम के संबंध में सत्य कथन है तो सारे के सारे सिद्धांत है। विशेषक समय की विमा पर अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में विशेषकों में संगति होती है। उनकी शक्ति और उनका समायोजन एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न पाया जाता है और इसी कारण व्यक्तित्व में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया है? पिलो कोस्टा व रॉबर्ट मैकक्रेक ने। निम्न में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? एक तंत्रात्मक उपागम विशेषक उपागम व्यक्तित्व के आधारभूत घटकों के वर्गीकरण और विशेषीकरण से संबंधित होते हैं। यह सिद्धांत व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले मूल तत्वों की खोज करते हैं। विशेषक उपागम हमारे दैनिक जीवन के सामान्य अनुभव में बहुत आसान है। उदाहरण के लिए जब हम जान लेते हैं कि कोई व्यक्तित्व सामाजिक है तब यह मान लेते हैं कि वह न केवल संयोग मित्रता और सहायता करने वाला होगा बल्कि वह अन्य सामाजिक घटकों से युक्त व्यवहार करने में भी प्रवृत्त होगा। इस प्रकार का विशेषक उपागम लोगों की प्राथमिक विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करता है। ऑलपॉट के विशेषण सिद्धांत के अंतर्गत विशेषकों का निम्न में से किस वर्ग में वर्गीकरण नहीं हुआ है? उपयोगी विशेषक यूजफुल ट्रेड्स। ऑलपॉट के अनुसार शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। एक को जाना जाता है केंद्रीय शील गुण। गॉर्डन ऑलपॉट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से यह किस विशेषकों को अनदेखा करेगा? मूल विशेषक। मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा और व्यक्तित्व की यह प्रकृति लक्षण उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। ऑलपॉट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण कहलाता है प्रधान कार्डिनल। गार्डन अनपार्ट का विशेषांक उपागम। कार्डिनल ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स, सेकेंडरी ट्रेड्स। अल्पार्ट ने व्यक्तित्व के विश्लेषण के लिए 17,953 शील गुणों की एक सूची तैयार की। उन्होंने विशेषकों को 3 भागों में बांटा है। प्रधान विशेषक यह व्यक्तित्व में निर्माण में सबसे क्रियाशील विशेषक होते हैं। व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या इनके आधार पर की जा सकती है। यह संख्या में कम होते हैं। व्यक्ति के नाम से ऐसे जोड़े होते हैं कि उनकी पहचान ही व्यक्ति के नाम के साथ हो जाती है। उदाहरण गांधी, अहिंसा, गांधीवादी। केंद्रीय विशेषक प्रभाव के में कम व्यापक किंतु सामान्यीकृत प्रवृत्तियां केंद्रीय विशेषक कहलाती है। इन विशेषकों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की विवेचना की जा सकती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व इन्हीं 5-10 गुणों के भीतर रहता है। यह विशेषक प्राय लोगों के शंसापत्रों में अथवा नौकरी की असंतुष्टियों में लिखे जाते हैं। उदाहरण स्फूर्त, निष्कपट, मेहनती आदि। गौड़ विशेषक वे विशेषक व्यक्ति की सबसे कम सामान्यीकृत विशेषताओं के रूप में जाने जाते हैं। यह सबसे कम महत्वपूर्ण, कम संगत, कम अर्थपूर्ण होते हैं। यह अदा कदा व्यक्ति
व्यक्तित्व में परिलक्षित होते हों, इनके होने न होने से व्यक्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण, मुझे सजातीय वस्त्र पहनना पसंद है, मुझे आम पसंद है। केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? 16 है। व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारकों सिद्धांत देने वाला मनोवैज्ञानिक है केटल। रेमंड केटल ने अल्बर्ट के शब्दकोश 4500 शील गुणों का कारक विश्लेषण कर 16 प्रमुख शील गुण आयामों के बारे में बताया। उनका उद्देश्य था कि कम से कम शब्दों में व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जा सकता है। गुण या विशेषक दो प्रकार के होते हैं। मूल गुण सोर्स ट्रेट, यह स्थिर होते हैं और व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले मूल तत्वों के रूप में जाने जाते हैं। केटल ने मूल विशेषकों का वर्णन विपरीतार्थी या विलोमी प्रवृत्तियों के रूप में किया है। यह भीतरी गुण और संख्या में कम होते हैं। सतही गुण सरफेस ट्रेस, यह मूल विशेषकों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप परिलक्षित होते हैं। यह व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के व्यवहार में परिलक्षित होता है। अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्नलिखित के द्वारा प्रस्तावित है। हैंस आइजैक ने व्यक्तित्व को दो व्यापक आयामों के रूप में प्रस्तावित किया है। आइजैक द्वारा प्रस्तावित आयामों का आधार है जैविक और आनुवंशिक दोनों ही है। आइजैक ने व्यक्तित्व के दो व्यापक आयामों के रूप में प्रतिपादित किया है। इसका आधार जैविक व आनुवंशिक। उनके व्यक्तित्व में दो परस्पर विरोधी प्रकार एक दूसरे से संकीर्ण अर्थात इन्हें साथ रखा जा सकता है। उन्होंने युग के अंतर्मुखी बहिर्मुखता के सिद्धांत को स्वीकार तो किया, किंतु युग के समान उसे व्यक्तित्व के दो अलग अलग प्रकार नहीं माना। उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्जन। इसका तात्पर्य लोगों में किस सामाजिक उन्मुखता अथवा सामाजिक विमुखता की जाती है। इसके एक छोर पर वे लोग रहते हैं जिनमें सक्रिय यथार्थता, आवेग और रोमांच के प्रति पसंदगी पाई जाती है। वहीं दूसरी छोर पर वे लोग रहते हैं जो निष्क्रिय, शांत और आत्म केंद्रित होते हैं। तंत्रिका तापिता बनाम सामयिक स्थिरता, न्यूरोग्रेशन इमोशनल स्टेबिलिटी। इसका तात्पर्य यह है कि किस मात्रा तक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर पाते हैं। इसके एक छोर पर तंत्रिका ताप से ग्रसित लोग होते हैं। लोगों में दुश्चिंता, चिड़चिड़ापन, अति संवेदनशीलता, बेचैनी और नियंत्रण का अभाव पाया जाता है। दूसरी छोर पर वे व्यक्ति होंगे जो शांत, संयत स्वभाव वाले, विश्वसनीय और स्वयं नियंत्रण रखने वाले होते हैं। मन स्थापिता बनाम सामाजिकता, साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियलिटी। इसके एक छोर पर वे लोग होंगे जो आक्रामक, अकेंद्रिता, समाज विरोधी प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोगों में क्रूरता, असंवेदनशीलता जैसे गुण भी परिलक्षित होते हैं। वहीं दूसरी ओर पर आदर्श तत्व, नैतिकता, सामाजिकता, स्नेहशीलता जैसे गुण व्यक्ति में दिखाई देते हैं। पॉल कास्टा व रॉबर्ट मैकरे द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व में मॉडल वर्णन है तो वो है अनुभवों के लिए खुलापन, बहिर्मुखता, सहमतिशीलता, तंत्रिका ताप, अंतर्विवेकशीलता। व्यक्तित्व का 5 कारक मॉडल पॉल कास्टा तथा रॉबर्ट मैकरे ने सभी समग्र व्यक्तित्व विशेषकों की जांच कर 5 कारकों के एक समुच्चय के बारे में जानकारी दी। इसके बृहत 5 कारक बिग 5 फैक्टर के नाम से जाना जाता है। 5 कारक निम्न है। अनुभवों के लिए खुलापन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। जो लोग इस कारक पर उच्च अंक प्राप्त करते हैं वे कल्पनाशील, उत्सुक, नए विचारों के प्रति उदारता एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अभिरुचि लेने वाले व्यक्ति ही होते हैं। इसके विपरीत कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तित्व में अमूल्यता पाई जाती है। बहिर्मुखता, यह विशेषता उन लोगों में पाई जाती है जिनमें सामाजिक सक्रियता, अग्रता, बहिर्गमन, बातूनीपन और आमोद प्रमोद के प्रति पसंदीदगी पाई जाती है। इसके विपरीत ऐसे लोग रहते हैं जो शर्मीले और संकोची होते हैं। सहमतिशीलता, यह कारक लोगों की उन विशेषताओं को बताता है जिनमें सहायता करने, सहयोग करने, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने, देखभाल करने और पोषण करने जैसे व्यवहार सम्मिलित होते हैं। इसके विपरीत वे लोग जो आक्रामक और आत्म केंद्रित होते हैं। तंत्रिका ताप, इसका कारक पर उच्च अंक प्राप्त करने वाले लोग सामयिक रूप से अस्थिर, दुश्चिंतित, परेशान, भयभीत, दुखी, चिड़चिड़े, तनावग्रस्त। इसके विपरीत प्रकार के लोग सुमायोजित होते हैं। अंतर्विवेकशीलता,
इस कारक पर उच्च अंक प्राप्त करने वाले लोगों में उपलब्धि, उन्मुखता, निबद्धता, उत्तरदायित्व, दूरदर्शिता, कर्मठता और आत्मनियंत्रण पाया जाता है। इसके विपरीत कम अंक प्राप्त करने वाले लोगों में आवेग पाया जाता है। व्यक्तित्व के क्षेत्र में यह 5 कारक मॉडल एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में लोगों के व्यक्तित्व को समझने के लिए यह मॉडल अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं में उपलब्ध व्यक्तित्व विशेषताओं के विश्लेषण में यह मॉडल संगत और विभिन्न विधियों से किए गए व्यक्तित्व के अध्ययन भी मॉडल का समर्थन करते हैं। अतएव आज व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए यह मॉडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण आनुभविक उपागम माना जाता है। मनोविश्लेषणात्मकवाद कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के स्तर है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? सिगमंड फ्रायड। एक संतुलित व्यक्तित्व वह जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है, नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट गुणों के विकास हेतु व्यक्तित्व को डालने हेतु दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसका द्वारा ईगो आईडी पर आच्छाद रखा जाता है, कहलाता है दबाव। फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक दबाव के बारे में कहा है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? इदम। फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? एकदम। फ्रायड के अनुसार वे मानसिक क्रियाएं जिनके प्रति लोग सभी जागरूक होते हैं जब वे उन सावधानी पूर्वक ध्यान केंद्रित करते हैं, कहलाते हैं पूर्व चेतन। फ्रायड के मनोवैज्ञानिक मनोलैंगिक विकास की वह अवस्था जहाँ बालक ओडिपस मनोग्रंथि व बालिका इलेक्ट्रा मनोग्रंथि का अनुभव करते हैं। लैंगिक अवस्था। सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? स्वप्न विश्लेषण। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है इदम, अहम, प्राहम। फ्रायड का सिद्धांत। फ्रायड द्वारा एक विशिष्ट चिकित्सा पद्धति का निर्माण किया गया जिसका उद्देश्य धम्मी इच्छाओं या सामग्रियों को चेतना के स्तर पर लाना है ताकि लोग अधिक सामाजिक व जागरूक जीवन व्यतीत कर सकें। इस हेतु फ्रायड ने मुक्त परिचर्चा, साहचर्य विधि व स्वप्न विश्लेषण का प्रयोग किया। चेतना का स्तर व्यक्तित्व की संरचना, अहम, रक्षा की युक्त या मनोलैंगिक अवस्था है। चेतना का स्तर। चेतना वे भावनाएं जिनके प्रति जागरूक होते हैं, सामाजिक रूप से स्वीकृत इच्छा क्रिया जो चेतन मन का हिस्सा है, जो वर्तमान जानकारी से संबंधित है, अर्थात वे सभी विचार, भावनाएं और क्रियाएं जिनके हम जानते हैं वह चेतन मन के अंतर्गत आते हैं। पूर्व चेतन, प्री कॉन्शियस वे भावनाएं जिनके प्रति लोग तब जागरूक होते हैं जब वे उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन सूचनाओं या जानकारियों से हम वर्तमान में तो अनामिक है परंतु ध्यान पर हम इनमें अवगत होते हैं। अचेतन ऐसे मानसिक क्रियाएं जिनके प्रति हम जागरूक नहीं होते इन इच्छाओं, प्रेरणाओं, भावनाओं को संग्रहित करता है जिनके पूर्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इनमें हम पूर्णतः अनभिज्ञ, इसने असामाजिक, अनैतिक व दमित इच्छा होती है। चेतन व्यवहार हमारे मस्तिष्क का 1/10 भाग है जबकि 9/10 भाग अचेतन द्वारा संचालित होता है। फ्रायड ने चेतन व अचेतन की मन की तुलना पानी पर तैर हिमखंड से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से हिमखंड जितना भाग पानी से भरा नजर आता है उससे कई पुराना अधिक भाग पानी के अंदर रहता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के चेतन मन की तुलना में अचेतन पक्ष अधिक व्यापक व जटिल होता है। फ्रायड के अनुसार अचेतन मूल प्रवृत्ति और पार्श्विक अंतर्विवाद का बंधन होता है। चेतन व अचेतन के मध्य सेतुकारी होता है। व्यक्तित्व की संरचना। व्यक्तित्व की संरचना के 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं: ईगो, सप्रेशन, इदम।
आईडी है। ईगो प्राहम सुपर ईगो ये केवल अवधारणा है, इनका कोई भौतिक या शारीरिक आधार नहीं है। इदम आईडी यह व्यक्ति की मूल परिवर्तनात्मक ऊर्जा का स्रोत है। यह अचेतन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। यह ऐसी इच्छा है जिनकी पूर्ति नहीं होती है। यह भंडारगृह होता है। ईड को नैतिक मूल्यों, सामाजिक नियमों, जीवन की सत्यता तथा दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं होती। यह कष्ट से बचने और आनंद लेने के लिए सुकेप्सा सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ईड से व्यक्तित्व के अन्य हिस्सों अहम और प्राहम का विकास होता है। ईड की दो चालक ऊर्जा है। इसे इरोसा लाइफ इंस्टिक्ट फ्राइड के अनुसार यह जीवन शक्ति है। यह हमारे जीवन के सहज ज्ञान और उत्तरजीविता के लिए जिम्मेदार है, जिसमें यौन इच्छा, प्रजनन इच्छा और कष्ट बचाव शामिल है। थानाटोस डेथ इंस्टिंक्ट यह हिंसा, आक्रामकता और नफरत जैसी नकारात्मक भावनाओं के लिए जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य हम मौत और विनाश की ओर चालित करके इरोस के चालन को संतुलित करना है। फ्राइड ने ईड को अंधी प्रवृत्तियों का समूह और पूर्वजों के स्मृति अवशेषों का भंडार माना है, अर्थात यह जन्म से ही मौजूद मानव विकास का सबसे प्रमुख हिस्सा है। ईड इच्छा और बुराइयों में कोई भेद नहीं कर सकता। ईड को व्यक्तित्व के क्रियात्मक व अचेतन पहलू के रूप में सबसे अच्छे ढंग से वर्णित किया जा सकता है। ईड बुनियादी सहज ज्ञान, जैविक आवश्यकताओं और आक्रामक आवेगों की तात्कालिक संतुष्टि से संबंधित है। जीवन शक्ति जो आईडी को ऊर्जा प्रदान करती है लिबिडो कहलाती है। लिबिडो हमारी कामोक्षा, केंद्र और सुखेपेक्षा पर आधारित है। अहम इसका विकास ईड से होता है, अर्थात अहम ईद का विकास रूप है। इसमें मन का वह भाग भी शामिल है जो चेतन और विचारशील है। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति तार्किक, व्यवस्थित, उचित और विवेकपूर्ण कार्य करता है। यह वास्तविकता सिद्धांत रियलिटी प्रिंसिपल से संचालित होता है। यह प्राय ईड को व्यवहार करने के उपयुक्त तरीकों की ओर निर्देशित करता है, अर्थात ईड के असामाजिक व नियम विरुद्ध कार्यों को रोकने के लिए ईगो पुलिसमैन की तरह कार्य करता है। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसका शक्तिशाली मजबूत होता है, क्योंकि अहम में ईड व प्राहम में उचित संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है। सुपर ईगो यह व्यक्तित्व के आदर्श और नैतिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्राहम ईड और अहम को बताता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक है अथवा नहीं। प्राहम की भूमिका समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम समाज के नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण करना है। यह ईड के आवेगी आग्रह को नियंत्रित करता है और को केवल यथार्थवादी व्यवहार के बजाय नैतिक रूप से उचित व्यवहार सुनने के लिए मजबूर करता है। नोट व्यक्तित्व के इन संरचनात्मक तत्वों को निम्न उदाहरणों की सहायता से समझ सकते हैं। एक बालक जो आइसक्रीम खाना चाहता है, उसका ईड उसे यह कहता है कि आइसक्रीम झटक कर खा ले। वहीं उसका उससे कहता है कि दुकानदार से पूछे बिना यदि वह आइसक्रीम लेकर खा लेता है तो वह दंड का भागी हो सकता है। वास्तविकता सिद्धांत पर कार्य करते हुए बालक जानता है कि अनुमति लेने के बाद ही आइसक्रीम खाने की इच्छा को शांत करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इस प्रकार का ईड की मांग अवास्तविक और सुखेक्षा सिद्धांत से संचालित होती है। वहीं धैर्यवान, तर्क संगत तथा वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है। वहीं यदि कोई बालक आइसक्रीम देखकर उसे खाना चाहता है तो वह इसके लिए अपनी माँ से पूछता है। उसका प्राहम संकेत देता है कि उसका यह व्यवहार नैतिक दृष्टि से सही है। इस तरह के व्यवहार के माध्यम से आइसक्रीम को प्राप्त करने पर बालक में कोई अपराध बोध, भय अथवा दुश्चिंता नहीं होगी। रिफ्लेक्सिव सुपर ईगो आईडी अहम रक्षा युक्तियाँ या महत्वपूर्ण संप्रत्य व्यक्ति का अचेतन 3 प्रतिस्पर्धी ऊर्जाओं से निर्मित है, ईदम, अहम व प्राहम। अहम रक्षात्मक युक्तियाँ अवांछित परिस्थितियों में अहम की रक्षा करती है। इसके बारे में हम समायोजन खंड में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। संतुलित व्यक्तित्व के लिए एक मजबूत ईगो का होना आवश्यक है ताकि ईदम व प्राहम के मध्य संतुलित स्थापित किया जा सके। कुसमायोजन की स्थिति में प्राहम ग्रेटर देन अहम। यदि
पर हावी हो जाए तो सहज आकांक्षाओं की पूर्ति न होने की स्थिति में मनुष्य विक्षिप्तियों का शिकार हो जाता है। ईदम ग्रेटर अहम, यदि ईदम हावी हो जाए तो व्यक्ति अनैतिक, अराजक, असामाजिक तत्वों के साथ उभरता है। मनोलैंगिक अवस्थाएं। मुख चूषण अवस्था। समय जन्म से 2 वर्ष। शिशु के यौन सुख का केंद्र उसका मुख होता है। वह अंगूठा चूस कर अथवा वस्तुओं को मुंह में रखकर, काटकर, बलबलाकर सुख की अनुभूति करता है। एक वयस्क जो संसार को कटु स्थान मानता है, संभवतः उसका विकास की मौखिक अवस्था हमें कठिनाई रही होगी। गुदार मूत्र मर्दी अवस्था अनल स्टेज। समय 2 से 4 वर्ष। सुख का केंद्र मुंह से हटकर मलमूत्र विसर्जन से जुड़े अंगों पर हो जाता है। इस अवस्था में इदम और अहम के बीच द्वंद्व का आधार स्थापित हो जाता है। साथ ही शेषावस्था की सुख की इच्छा एवं वयस्क रूप में नियंत्रित व्यवहार की मांग के बीच में द्वंद्व का आधार स्थापित हो जाता है। लिंग अवस्था फेलिक स्टेज। समय 4 से 6 वर्ष। सुख यौनांगों पर आधारित हो जाता है। बच्चे पुरुष व स्त्री में भेद करना शुरू कर देते हैं। लड़कियां इलेक्ट्रा ग्रंथि, पिता के प्रति प्रेम। लड़के ओडिप्सन ग्रंथि, माता के प्रति प्रेम। उपयोग दोनों मनोग्रंथियों के समाधान में एक घटक समान लिंग के माता पिता के साथ तादात्म्यता स्थापित करना है। दूसरे शब्दों में बालक अपनी माता के प्रति लैंगिक भावनाओं का त्याग कर देते हैं तथा अपने पिता के प्रति प्रतिद्वंदी की बजाय भूमिका प्रतिरूप मानने लगते हैं। बालिकाएं पिता के प्रति लैंगिक इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, अपनी माता से दाम्पत्य स्थापित करती है। सुप्त अवस्था व अत्यस्त अवस्था लेटेंसी स्टेज। समय 7 से 11 या 12 वर्ष। यह यौन भावनाओं का सुप्त काल है। कामुकता शांत रहती है। बच्चे अपने लिंग के साथियों के साथ समय व्यतीत करते हैं। इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति गणना भी देखी जा सकती है। बालक की अधिकांश ऊर्जा समय सामाजिक अथवा उपलब्धियां संबंधित क्रियाओं में व्यक्त होती है। जनन अवस्था जनरेशन। समय 11 वर्ष से आगे। इस अवस्था में व्याप्त मनोलैंगिक विकास में परिपक्वता करता है। पूर्व की अवस्था में सुप्त इच्छा यौन जागृत होने लगती है। बालक या बालिका अपने गुप्तांगों को यौनांगों के रूप में अनुभव करना प्रारंभ करते हैं। विपरीत लिंग के प्रति लगाव पैदा हो जाता है। बालक क्या है? एक बालक इडिप्सन मनोग्रंथि का समाधान करने में निष्फल हो जाए और समान लिंग के माता पिता के प्रति आक्रामकता का अनुभव करे। बालक की उक्त दशा के पीछे कारण है स्त्रीकरण। बालक जब एक विकास की अवस्था में जाता है तो वह जागृत के प्रति अपनी दृष्टिकोण के समायोजन कर लेता है। यदि विकास का स्त्रीकरण हो जाए तो बच्चा कुसमायोजित हो जाता है। पश्चात फ्रायडवादी उपागम। कार्ल युग। उद्देश्य व आकांक्षाएं। विश्लेषणात्मक सिद्धांत। करेनी हानि, आज्ञावाद, मानव संतुष्टि और आत्मसिद्धि। अल्फ्रेड एडलर। जीवनशैली एवं सामाजिक अभिरुचि। एरिक फ्रोम। मानवीय महत्व व सामाजिक प्राणी। एरिक्सन। अनंतता की खोज। आइडेंटिटी क्राइसिस। व्यक्तित्व का मापन। व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए रोजेनविक द्वारा निर्धारित वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। गोपनीय विधि। रोजेनविक ने व्यक्तित्व को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया है। व्यक्तित्व सब्जेक्टिव मेथड, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मेथड, परीक्षण प्रोजेक्टिव मेथड। व्यक्तित्व वर्गीकरण के निम्नलिखित उप प्रकार है। जीवन कथा, ऑटोबायोग्राफी, व्यक्तिगत इतिहास, इंडिविजुअल हिस्ट्री, साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू टेक्निक, अभिज्ञान पर प्रश्नावली, इन्वेंटरी, व्यक्तित्व सूची विधि या स्वयं परीक्षा विधि या कागज पेंसिल विधि, प्रश्नावली विधि। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव वर्गीकरण के निम्न प्रकार। नियंत्रण परीक्षण, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, शारीरिक परिवर्तन जो व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस एज पर्सनालिटी इंडिकेटर्स, मौखिक व्यवहार द्वारा व्यक्तित्व का अध्ययन। स्टडी ऑफ पर्सनालिटी थ्रू वर्बल बिहेवियर, व्यक्तित्व गुणों का मूल्य निर्धारण। अप्रेशियल ऑफ पर्सनल क्वालिटी, अन्य व्यक्ति द्वारा अनुमानक मापदंड द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का निराकरण। व्यक्ति के लिए अन्य पूर्ण कारणों की प्रस्तुति। गार्डन अल्पार्ट के अनुसार किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने की सर्वोत्तम विधि है आत्म प्रतिवेदन मापन।
आलपर्ट ने यह सुझाव दिया है कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि है व्यक्ति के स्वयं उसके बारे में पूछ लेना। व्यक्तित्व मूल्यांकन की आत्म प्रतिवेदन विधि है उपयोग सभी MMPI केटल सोडा PF बेल समायोजन आविष्कारिता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण है? MMPI व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी है? RB कैटल में। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विद्या नहीं है? तो जो नहीं है वो है समाज मिति और व्यक्तित्व अध्ययन। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? मिनीसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची नहीं है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है कहलाती है व्यक्तित्व विधि। व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता को अवशेषण चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों एवं भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है तकनीक है प्रक्षेपी व्यक्तित्व मापन। व्यक्तित्व आविष्कारिकता पर्सनालिटी इन्वेंटर प्रक्षेपी विद्या प्रोजेक्टिव मेथड परीक्षण विधि ऑब्जर्वेशनल मेथड। व्यक्तित्व आविष्कारिता MMPI मिनीसोटा मल्टीफेजिलिक पर्सनालिटी टेस्ट बेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी कैटल पर्सनालिटी फैक्टर्स आइजैक क्वेश्चनरी वुडवर्ड्स पर्सनालिटी डाटा शीट एल्पर्ट्स AS रिएक्शन स्टडी। प्रक्षेपी विधियाँ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट रोड-चाजी टेस्ट थर्मेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट CAT सेंटेंस कंप्लीटेंस टेस्ट। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स रेटिंग स्केल इंटरव्यू मेथड केस हिस्ट्री मेथड नॉमिनेशन ऑब्जर्वेशन और सिचुएशनल टेस्ट। MMPI मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। इसका निर्माण 1940 के दशक में हथवे और मैकनिलन नामक दो वैज्ञानिक ने मिनीसोटा विश्वविद्यालय में किया। वर्ष 1989 में इसके व्यापक परिवर्तन देखने को मिले। उसके बाद में इसका दूसरा संस्करण MMPI-2 प्रचलन में है। इसमें 567 कथन हैं जिनके 2 उत्तर सही गलत के रूप में व्यक्तित्व को देन होते हैं। इसमें 3 विधियाँ अनेक मापनीय LMK है और 10 उप मापनीय है जिनके आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। मलिक व जोशी ने इसका भारतीय संस्करण जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व मापन तैयार किया है। 16 व्यक्तित्व कारक प्रभावशाली 16 PF कैटल ने व्यक्तित्व के शील गुणों के अनुरूप परिभाषित किया और इन्हीं के आधार पर व्यक्तित्व के मापन की प्रश्नावली का प्रश्न निर्माण किया। यह उच्च विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों और वयस्कों का प्रयोग की जा सकती है। यौनावस्था यह व्यावसायिक निर्देशन, व्यावसायिक अन्वेषण, व्यावसायिक परीक्षण में इस्तेमाल होती है। आइजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली आइजैक ने अपने व्यक्तित्व की प्रश्नावली में 32 विशेषकों का इस्तेमाल किया है। प्रारंभ में इसमें 2 आयाम जोड़े गए हैं अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, सामयिक स्थिरता या अस्थिरता। कुछ समय बाद में इसमें तीसरा आयाम मन स्थापितता जोड़ा गया है। यह मनोविकार से संबंधित है जो दूसरों के लिए भावनाओं में कमी, लोगों के साथ अंतर्क्रिया करने का एक कठोर तरीका है और सामाजिक परंपराओं की अवज्ञा करने की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस आयाम में उच्च अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति आक्रामक, अकेंद्रित व समाज विरोधी होते हैं। बेल समायोजन आविष्कारिकता इसका निर्माण हुथ M बेल द्वारा किया गया है। इसको द्वारा समायोजन संबंधी कठिनाइयों का मापा जाता है। इसके 2 कार्य होते हैं विद्यार्थी एवं व्यावसायिक। विद्यार्थी में पक्ष 140 एकांश होते हैं जिनके द्वारा व्यक्तित्व के 4 महत्वपूर्ण पक्षों में मापन किया जाता है गृह स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति तथा सावयविक स्थिति। व्यवसाय में पक्ष 20 और एकांश जोड़े
दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत 5 पक्षों में मापन किया जाता है। वुडवर्थ का व्यक्तित्व मापन न्यूअर्थ पर्सनालिटी डाटा शीट। वुडवर्थ के व्यक्तित्व का मापन का प्रारंभ 1918 में। इसके संदर्भ में 116 प्रश्न है, जिसके उत्तर में हाँ अथवा नहीं में देने होते हैं। ये प्रश्न शारीरिक लक्षण, डर, चिंता, भावना, अभिव्यक्ति आदि से सुसज्जित होते हैं। अल्बर्ट का एएस प्रतिक्रिया अध्ययन। अल्बर्ट के एएस प्रतिक्रिया अध्ययन की रचना सर्वप्रथम 1928 में हुई थी। 1939 में इसका पुनर्संस्करण हुआ। इसके प्रतिरूपों के 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक पुरुष और दूसरी स्त्रियाँ। पुरुषों वाले प्रतिरूपों में केवल 33 और स्त्रियों वाले में 14 प्रश्न होते हैं। आत्म प्रतिवेदन तकनीकी कमियाँ। सामाजिक वांछनीयता, समाज के दायरे को समझते हुए अथवा इसके प्रभावित होकर गलत उत्तर देना, अनुमनन बिना विरोध किए मौन स्वीकृति दे देना, अचेतन अभिप्रेरणाओं एवं भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तकनीक है प्रक्षेपी तकनीक। निम्न में से कौन से प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है? वस्तुनिष्ठ व्याख्या। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? कथानक संप्रत्याकरण परीक्षण। व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रतिविधियाँ की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो चिंतनीय अनुक्रिया नहीं है। प्रक्षेपी तकनीक प्रोजेक्शन टेक्निक। इसका विकास अचेतन अभिप्रेरणा व भावनाओं के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। उद्दीपक असंगत, अस्पष्ट, अनुपयुक्त होते हैं। कोई अनुक्रिया सही अथवा गलत नहीं होती है। साधारणतः व्यक्ति को बताया नहीं जाता। यह एक आत्मनिष्ठ पद्धति। इस हेतु कुशल परीक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। स्थायी डब्बा परीक्षा में कुल कितने कार्ड प्रयोग में लिए जाते हैं? 10। रोश या इंक ब्लास्ट ब्लॉट परीक्षा में शामिल है। 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड। व्यक्तित्व मापन में रोश परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रक्षेपीय तकनीक। प्रमुख प्रक्षेपी विद्या रोशाशाही डब्बा रोसर्स इंक ब्लॉट तकनीक यह स्विस मनोवैज्ञानिक रोशा द्वारा विकसित किया गया। इसमें 10 कार्ड होते हैं जिन पर शाही के डब्बे बने होते हैं। 7 × 10⁻⁻1। 5 काले व सफ़ेद, 2 लाल शाही युक्त, 2 3 रंगीन होते हैं। इन कार्डों को व्यक्ति के 2 चरणों में दिखाया जाता है। पहले को निष्पादनोन्मुख या उपयुक्त कहा जाता है, जिसमें कार्ड दिखते और पूछते हैं कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। दूसरे चरण है पूछता, जिसमें प्रोजोय से यह पूछ कर कहा कैसे आवश्यकता पर अनुक्रिया की गई विस्तृत विवरण तैयार किया जाता है। कार्ड का देखते व्यक्तित्व को बताना है कि उसे क्या कर रहा व्यक्ति की अनुक्रिया को नोट किया जाता है। अक्षर संकेतों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। स्थिति यह तय होता है कि व्यक्ति एक की अनुक्रिया पूछे डब्बे से लेकर या केवल एक स्थान में विषय वस्तु अनुक्रिया की विषय वस्तु मानव पशु यह तय किया जाता है। मौलिकता व्यक्ति एक उत्तर लोकप्रिय या भौतिक की श्रेणी मात्रा यह तय किया जाता है। निर्धारक तत्व है डब्बे के इस गुण उनके कारण व्यक्ति है क्या मुझे अनुक्रिया कि यह देखा जाता है कि डब्बे 24 अक्षर और संकेतों का प्रयोग किया जाता है। नोट रोश के समान ही होल्स मैंने दूसरा शाही डब्बा परीक्षण तैयार किया। इसके 2 फॉर्म होते हैं और प्रत्येक फॉर्म में 45 कार्ड है। मूर्य ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। यह अवस्था है तो है विषय आत्मबोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेस्ट। व्यक्तित्व को मापने की क्या है? प्रक्षेपीय विधि। व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बताने के लिए कहा जाता है। यह है प्रक्षेपी कथानक सत्यापन संप्रत्यक्षण परीक्षण प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया है? मॉर्गन मुर्रे। T80 परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है 30 होती है। T80 थेमेटिक एम्प्लिफिकेशन टेस्ट परीक्षण का संबंध है। व्यक्तित्व एक अध्यापन ने विद्यार्थी का T80 परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके। व्यक्तित्व की थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण विषय आत्मबोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। यह परीक्षा क्रिस्टीना डी मॉर्गन एवं हुनेरी मुर्गी द्वारा तैयार किया गया है। यह शाही डब्बा परीक्षण की तुलना में अधिक संचालित परीक्षण है। इसमें कुल 31 कार्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 30 कार्ड सचित्र होते हैं और 1 कार्ड खाली होता है। परीक्षण 3 चरणों में होता है, जिसमें पहले 2 चरण में 10 कार्ड दिखाए जाते हैं। पुरुष के लिए पुरुषोचित, महिला के लिए स्त्रीयोचित कार्ड। तत्पश्चात समान कार्ड दोनों में 24 घंटे का अंतर है। तीसरे में साक्षात्कार होते हैं।
केटी का भारतीय संस्करण उमा चौधरी ने तैयार किया है। नायक हीरो कथानक में नायक नायिका का पता लगाना। आवश्यकता TAT द्वारा करीब 28 मानवीय आवश्यकताओं का मापन होता है। प्रेस वातावरण में उपस्थित वह बल जिसमें आवश्यकता पूर्ति में मदद मिले अथवा आवश्यकता पूर्ति से वंचित रह जाती हो। थीमा आवश्यकता और प्रेस की अंतःक्रिया से उत्पन्न यह व्यक्तित्व के मापन का महत्वपूर्ण अंग होता है। परिमाण यह तय किया जाए कि कहानी को किस प्रकार समाप्त किया जाए। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए मिलाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित दिए गए हैं लोगों के स्थान पर जानवरों को। बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था? 3 से 10 वर्ष। प्रसंगात्मक आत्मबोध परीक्षण बच्चों पर नहीं किया जा सकता। 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए लियोपोल्ड बेलेक ने 1948 में सिएटिल चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट का निर्माण किया। इस परीक्षण में 10 कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं। इसमें चित्र में दिखाई दिए जाने वाले मानवों को जानवरों के चित्रों में बदल दिया जाता है। रोजनिक विक चित्र कथा कुंठ अध्ययन पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। इस परीक्षण में 24 कार्टून कार्ड का प्रयोग किया जाता है। इसमें संवाद लिखने के लिए 2 खाली स्थान बने होते हैं जिन्हें भरना पड़ता है। इसका भारतीय संस्करण उदय पारिक ने किया है। वाक्य मूर्ति परीक्षण इस विधि के जनक पाइन व टेंडलर है। इस परीक्षण में व्यक्ति को कुछ अधूरे वाक्य दिए जाते हैं जिन्हें पूरा करना होता है। वाक्य के अंतिम भाग को व्यक्ति जिस प्रकार समाप्त करना चाहता है वह उसी परिवर्तन अभिप्रेरणा और धन प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण, मेरे माता पिता से प्रेम करता हूँ, मैं खाली बैठा हुआ हूँ, अक्सर सोचता हूँ। शब्द साचार्य परीक्षण वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। कुछ पूर्व निश्चित शब्दों का व्यक्ति के सामने बोला जाता है और शब्दों को लेकर व्यक्ति की त्वरित अनुक्रिया को नोट किया जाता है। और युग ने करीब 1904 में लगभग 100 शब्दों की ऐसी सूची तैयार की थी। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन ने किया था। व्यक्तित्व मापन या व्यक्तन रोमन पर्सन टेस्ट व्यक्ति को कागज पर किसी व्यक्ति का चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। फिर उसे विपरीत लिंग के और व्यक्ति का चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। अंततः व्यक्ति को उसके बारे में एक कहानी लिखने के लिए कहते हैं। मुखाकृति का लोप यह दर्शाता है कि किसी द्वंद्व में अभिभूत हो व्यक्ति अंतर्वैयक्तिक संबंधों को टालने का प्रयास कर रहा है। गर्दन का आलेखीय बल आवेगों पर निर्धारण का अभाव अनुपातिक रूप से बड़ा सिर मस्तिष्क संबंधी रोग अथवा दुर्दृष्टता संरचना। खेल विधि प्ले टेक्निक खेल विधि द्वारा बालकों को खेल सामग्री द्वारा पूरी तरह से घेर दिया जाता है अतः उसके व्यवहार द्वारा उसके व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसका संबंध में इंग्लैंड के मार्गन लोवेनफोल ने कुछ एक उपकरणों का निर्माण किया जो कि संसार निर्माण उपकरण के नाम से प्रसिद्ध। इस खेल विधि में 150 से 300 निकट खिलौने का उपयोग किया जाता है। प्रक्षेप तकनीक की कमियां है। अंक प्रदान करने की विश्वसनीयता वाक्यों की विधवा। प्रक्षेप तकनीक के अंतर्गत व्यक्ति के अचेतन अभिप्रेरणाओं अहम द्वंद्व और संवेगात्मक मनोग्रंथियों को समझने में सहायता मिलती है। इन अनुक्रियाओं की व्याख्या के लिए परिष्कृत कौशलों और विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत अंक प्रदान करने की विश्वसनीयता और वाक्यों की विधवा संबंधित समस्या होती है। निम्न में से कौन सी तकनीक ये प्रशिक्षण तकनीक नहीं है? तो जो व्यक्तिगत अध्ययन है वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? तो है वस्तु सूची तकनीक। किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि है समाज मिति। व्यक्तिगत अध्ययन विधि परीक्षणात्मक व्यक्तित्व अध्ययन विधि के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके अंतर्गत परीक्षक व्यक्तिगत रूप में प्रोजेक्ट की अनुक्रिया विभक्त एवं अध्ययन करता है। साक्षात्कार विधि इंटरव्यू मेथड। साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार का उपयोग किया जाता है। अंशरंचित साक्षात्कार। यह साक्षात्कार अंशरंचित होते हैं बिना समय व प्रश्नों के बाद संरचित साक्षात्कार। यहाँ पर प्रश्न समय आदि तय होते हैं। परीक्षण मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया आदि का अध्ययन कर व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। इस परीक्षण में मनोवैज्ञानिक का परीक्षक
प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। निर्धारण किए जाने वाले गणित संबंधी इस परीक्षण का हिस्सा होते उन्हें दिए गए मापनी पर एक व्यक्तित्व का निर्धारण करना होता है। इसमें परिवेशीय प्रभाव, मध्य संवर्ग, अभिनीति, नाम निर्देशन, प्रशिक्षित व्यक्ति को अपने समूह में से एक को चुनने के लिए कहा जाता है और इसी आधार पर प्रश्न किए जाते हैं। स्थितिपरक परीक्षण व्यक्ति के समक्ष एक परिस्थिति का निर्माण करके अनुक्रिया करने के लिए कहा जाता है। अन्य व्यक्ति उसके कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। इस आधार पर व्यक्ति के स्थितिपरक व्यवहार का परीक्षण करते हैं। समाज नीति, इस विधि का निर्माण जैकब लेवी मोरिनो द्वारा किया गया है। यह समूह के सदस्यों उनकी विशेषताओं के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। यह सामाजिक संरचना के आकलन के लिए एक सामूहिक रेटिंग निर्धारण विधि है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।